और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय महिला फाइटर पायलटों ने भी अपना हिस्सा लिया था, दमखम दिखाया था। भारतीय महिला फाइटर पायलट्स ने पाकिस्तान पर हवाई हमले किए थे और एनडीटीवी के कार्यक्रम कंट्रोल ऑल डिफेंस में एयर मार्शल नागेश कपूर ने ये बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स महिला और पुरुष में भेद नहीं करता, लक्ष्य हासिल करने से यहाँ पर मतलब होता है। और महिला जो भारतीय फाइटर पायलट्स थी उन्होंने भी पाकिस्तान पर हवाई हमले किए थे। तो बड़ी भूमिका यहाँ पर महिला फाइटर पायलट्स ने भी निभाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पिछले साल 7 मई की आधी रात शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की महिला पायलटों ने भी हिस्सा लिया था। 88 घंटे के इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका रही और वायुसेना के जांबाजों में महिला फाइटर पायलट भी शामिल थी। एनडीटीवी के एक पॉडकास्ट कंट्रोल ऑल्ट डिफेंस में वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल नागेश कपूर ने ये जानकारी दी। There were women pilots also who were involved, right, in an operational role. Fighter pilots, I'm talking about. Yes, they would have been, yes. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वायुसेना के 11 बेस और 3 बड़े आतंकी संगठनों के 9 बड़े ठिकानों और कैंपों को तहस नहस कर दिया था। इनमें से एक ठिकाने को तहस नहस करने में भारतीय महिला पायलट भी शामिल रही। एयर मार्शल नागेश कपूर ने कहा कि ऑपरेशन में हम महिला पुरुष नहीं देखते, हमें लक्ष्य हासिल करने से मतलब होता है। I forget. Bhavna. Who's now fighter combat leader. Yeah, who's just been tag declared. Cleared. Was it 2016 is what I'm thinking now? Yeah. Was it? Yes. Yeah. Okay. 2015, You must be right. 2016. Yeah. And they are now a part of this, and they flew, ops during Sindoor as well, right? In fighter pilots. तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिछले साल 9 मई को अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भारत को आगाह किया था। पाकिस्तान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की चेतावनी दी थी। एयर मार्शल कपूर ने कहा कि अगर पाकिस्तानी हमला करता तो भारत का अगला जवाब बेहद घातक होता। पाकिस्तान के पार ग्रिड और बुनियादी ढांचों को तहस नहस करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार था। तो पाक को लेकर अमेरिका ने चेतावनी यहां पर दी थी और भारत ने भी तैयारी पूरी कर ली थी। On the 9th, there was a sense and there was a warning, in fact, from the United States that the Pakistanis would be really looking to up the ante, really step up their operations. Yes. What did you believe that would be? And obviously, we weren't waiting around for that, which is why we stepped up our own operation. You're right. So, what could it have been from the Pakistanis? Ballistic missile launches, or what were we looking at? I wouldn't even want to hazard a guess. But yes, this information on the 9th night was communicated down to us that there are very reliable inputs. I came to know of it much later, after the missions had gotten over and after I had met a few people in Delhi, that the information had come to us from the United States, saying that and telling our leadership that from all the information that they had, Pakistan was going to up the ante, and so you could expect a massive strike. Now that strike, what could have caused it? I mean, what weapons would they have used for that kind of a strike? We were very sure that they were not flying their fighters, because they did not fly their fighters. They hadn't flown their fighters for the past 3 or 4 days at all. Is nothing that we saw in the southwestern area of operations. They did not fly their fighters at all. So yes, it would have been a very well educated guess to say that maybe ballistic missiles. Yeah. Maybe, yes. और अब आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यहाँ पर जो चुनावी रणनीतियां वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मस्खरा बताया है। अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ओपी राजभर ने उन्हें मस्खरा कहा है। अखिलेश यादव ने पोस्ट में बीजेपी के सहयोगी दलों को सीटें दिए जाने पर तंज कसा था। ओम प्रकाश राजभर ने अब कहा कि अखिलेश अपने पीडीए की चिंता करें और पूछा है कि वो पिछड़ी जातियों को कितनी सीटें देते हैं। तो यहाँ पर सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है, जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने जहां सीट बंटवारे को लेकर एनडीए पर तंज कसा था अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, वहीं अब ओपी राजभर ने पलटवार किया है और कहा है कि मस्खरे हैं अखिलेश यादव और अब उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए।
देखिए, मुझे तो आश्चर्य है कि दिन में वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात को गुलदस्ता लेके योगी जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ पहुंच जाते हैं ये लोग। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनकी एक फेसबुक पोस्ट से राजभर नाराज हैं। अखिलेश ने लिखा कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी आरएलडी को 73, सुभा सपा को 39, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें देने पर विचार कर रही है। साफ है, अखिलेश ने व्यंग करते हुए ऐसा लिखा, क्योंकि इतनी सीटें बीजेपी दे ही नहीं सकती, लिहाजा राजभर को ये चुभ गया। हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। उनके यहाँ झगड़ा है, कांग्रेस और सपा का झगड़ा है। कांग्रेस चाह रही है कि 201 सीट मिल जाए और समाजवादी पार्टी सोच रही है कि 10-5 सीट देके निपटा दें। यूपी चुनाव करीब है, लिहाजा सपा के पीडीए फॉर्मूले पर ही सवाल कर दिए। आप बताओ कि कितने नाई को टिकट देते हो, कितना प्रजापति को देते हो, कितना पाल को देते हो, कितना राजभर को देते हो, इनका हिस्सा देते हो। निषाद बिंद केवट मल्लाह को कितना हिस्सा देते हो, कितना गुण को हिस्सा देते हो। और अब देखते हैं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा था। अखिलेश यादव ने बताया था कि उन्हें पता चला है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी कितनी सीटें दे रही है। इनमें 403 में से आरएलडी को 73 सीटों की बात उन्होंने लिखी थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें, अपना दल को 19 सीटें देने की बात उन्होंने कही थी। और इस तरह बीजेपी के लिए बचती 403 में से 162 सीटें, 241 सीटें 162 जाने के बाद। लेकिन बीजेपी इतनी सीटें सहयोगियों को दे नहीं सकती, इसीलिए अखिलेश यादव ने इन पार्टियों पर तंज कसते हुए ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। और इसी तरह से ये मामला बढ़ता गया, जब जवाब में पलटवार करते हुए राजभर ने क्या क्या कहा ये भी अब आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन जो है उनका वो चल नहीं पा रहा है और आप दूसरों को सीटें बांट रहे हैं। गजब बस कर रहे हैं महाराज आप, ये लिख रहे हैं ओपी राजभर। हम सीटों पर बीजेपी से बात कर लेंगे, इसकी चिंता आप मत करिए, आप गठबंधन बचाने की चिंता करिए, कांग्रेस को मनाने पर ध्यान दीजिए। ओपी राजभर आगे लिखते हैं कि परिवार जिताने पर आप फोकस करिए, हार पर पार्टी बचाने पर ध्यान दीजिए। हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इस माइंड गेम से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बात यहाँ पर कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच में अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को बीजेपी की ओर से 73 सीटें देने की बात तंज में कही। 2 दिन पहले भी वो जयंत चौधरी पर चुटकी लेकर कह चुके हैं कि हमने 54 का रुपया बनाया फिर भी हमें छोड़कर चले गए। इस पर अब जयंत चौधरी का जवाब आ गया है। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 54 कहकर ये तंज किया आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर, जिसके साथ वो 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े थे। तब बीजेपी की ओर से आ रहे गठबंधन के संकेतों पर जयंत चौधरी ने कहा था कि हम 54 नहीं हैं जो पलट जाएं। मैं कोई 54 हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। लेकिन बाद में जयंत चौधरी की आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई और जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बन गए। अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने उसी बात पर तंज किया है। उधर जयंत चौधरी ने भी जवाब दे दिया। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है? तो अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में मजाक में कहा कि बीजेपी आरएलडी को 73 सीटें देगी, तो आरएलडी ने भी जवाब में तंज कसा। कहा सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौता हुआ है, इमरान मसूद के विरोध के बावजूद डील हुई है, दोनों पार्टियां आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, लगभग 200 सीटें कांग्रेस को देगी समाजवादी पार्टी। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात तंज में एक दूसरे पर लगातार कही जा रही है, चाहे वो जयंत चौधरी हो चाहे वो अखिलेश यादव हो। जमकर यहाँ पर जुबानी जंग शुरू हो गई है और अब काफी दिलचस्प भी ये लड़ाई होती हुई नजर जा रही है। तो इस सब के बीच में यहाँ पर ये भी अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आगे बढ़े। उससे पहले आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। तो उत्तर प्रदेश और जापान इन्वेस्टमेंट मीट में मुख्यमंत्री योगी हुए शामिल, जापान की कंपनियों को दिया निवेश का न्योता, कहा भारत जापान में मजबूत साझेदारी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं
उत्तर प्रदेश और जापान के इन्वेस्टमेंट मीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। जापान की कंपनियों को उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि भारत जापान में साझेदारी मजबूत है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में 3,191 करोड़ के निवेश पर मुहर लग गई है। 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर यहां पर बनेंगे। अगली खबर, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। कहा है समाजवादी पार्टी मजबूत हुई लेकिन मुसलमान कमजोर हुए। बीजेपी से अंदरूनी सांठगांठ का भी उन्होंने आरोप यहां पर लगाया है। और चौथी खबर, चांद पर स्पेस एक्स रॉकेट के क्रैश से बना नया गड्ढा। नासा ने ये तस्वीरें जारी की हैं। रॉकेट की टक्कर से 60 फीट का गड्ढा यहां पर बन गया है। और अब दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई है इस मामले में, जहां पर सत्येंद्र जैन ने खुद को बेगुनाह बताया है। यहां पर 2 दिनों की कस्टडी उनकी मांगी गई है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी और हवाला से जुड़े कई केसों के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो ताजा गिरफ्तारी हुई दिल्ली जल बोर्ड टेंडर के घोटाले में ये की गई है। सत्येंद्र जैन पर आपराधिक साजिश, टेंडर की शर्तें बदलने के आरोप लगे हैं। एसटीपी के 4 कॉन्ट्रैक्ट देने में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। आप नेता सत्येंद्र जैन की बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2024 में दायर केस में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उन पर दिल्ली जल बोर्ड में रहते हुए एसटीपी टेंडर में घोटाले का आरोप है। ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द-बुर्द कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि सत्येंद्र जैन को फर्जी केस में फंसाया गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एसीबी के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में, और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि एक-एक घोटाले की अब इस मामले में जांच की जाएगी। 19 सीएजी रिपोर्ट, 19 सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार का था, वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं, और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से, जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है। तो दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी और हवाला जैसे कई केसेस हैं। ताजा गिरफ्तारी जो हुई है वो दिल्ली जल बोर्ड टेंडर के घोटाले में उनके ऊपर की गई है। सत्येंद्र जैन पर आपराधिक साजिश, टेंडर की शर्तें बदलने के आरोप है। एसटीपी के 4 कॉन्ट्रैक्ट देने में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने मई 2024 में इस मामले में एफआईआर दायर की थी। इस मामले में सत्येंद्र जैन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। इससे पहले हवाला के मामले में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उन पर दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए सीसीटीवी प्रोजेक्ट में भी घूसखोरी के आरोप लगे हैं। तो यहाँ पर ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट से सामने आता है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के पुणे में 9 साल की बच्ची का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया। पड़ोस में रहने वाले युवक पर ही लगाया आरोप। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और खबर है कि उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश लादेन गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लुधियाना में पिज्जा आउटलेट पर फायरिंग हुई है। 3 सेकंड में चली 3 गोलियां। हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस।
लखनऊ में दारोगा का गला दबाने और सिर फोड़ने पर बड़ा एक्शन, 4 गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएस राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बात उनकी तरफ से यहां पर कही गई है। तो यूएस के राजदूत सर्जियो गौर, उन्होंने यहां पर बड़ा बयान दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर, यूएस ट्रैवल एडवाइजरी पर भी गौर ने बयान दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Primarily, what were the issues that were discussed in the meeting? It was, as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to take. Here knows I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Primarily, what were the issues that were discussed in the meeting? It was, as Ambassador Gore. And this is an important part of India. तो भारत में अमेरिकी राजदूत है सर्जियो गौर, और जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो गए हुए। उन्होंने कहा कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया उसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आदित्य राजकौल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, यहाँ पर यूएस के राजदूत का ये बयान अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान लगातार कई तरह की नापाक साजिशें हमारे खिलाफ रच रहा है। जी अदिति, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है सर्जियो गौर का, जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में। सर्जियो गौर पहली बार कश्मीर की यात्रा पे थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात होते ही उन्होंने बहुत बड़ा ये बयान दिया जिसके असर जो हैं हमारी पड़ोसी मुल्क पर भी दिखेंगे, क्योंकि सर्जियो गौर ने कहा कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर, भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जम्मू एंड कश्मीर। और उन्होंने बोला कि आर्थिक स्तर पे कैसे भारत और अमेरिका के बीच में और साठगांठ आगे बढ़े, और जम्मू एंड कश्मीर उसमें कितना महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, इस पर जो है बातचीत हुई। अब इसको हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 4 दिन का युद्ध, उस वक्त अमेरिका ने एक थोड़ी सी मध्यस्थता की थी, पाकिस्तान से बातचीत की थी, इंडिया से की थी, और उसके बाद ट्रंप ने 100 से ज़्यादा बार जो है बयान दिए जिसमें कहा कि बहुत सारे जेट जो है गिराए गए थे, और वो ट्रंप की वजह से ही जो है शांति प्रक्रिया हो पाई। भारत ने इस बयान को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था और कहा था कि अमेरिका का इसमें कोई भी योगदान नहीं था, और तब से जो है थोड़ी सी खटास जो है पैदा हुई थी। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा चैटर चल रहा था, और अब मुझे लगता है कि सर्जियो गौर और अमेरिका भारत के साथ ताल्लुकात एक नए स्तर से बढ़ाना चाहते हैं, और तभी एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी है, लेकिन एक बयान वो इतना महत्वपूर्ण कश्मीर की भूमि से और श्रीनगर से देंगे, इसके जो है असर पाकिस्तान में भी नजर आएगा। क्योंकि आपको याद होगा अदिति, कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप को रेकमेंड किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, और उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं और ज़्यादा मजबूत हुए। लेकिन अब देखना ये होगा पाकिस्तान इस पे क्या टिप्पणी करता है और पाकिस्तान इसे कैसे देखता है। लेकिन ये जो अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है, ये हमेशा से हमें मालूम था, और ये सच्चाई है, और सच्चाई को ही फिर से उन्होंने दोहराया है कश्मीर की भूमि पे। और अमेरिका के राजदूत का ये कहना कश्मीर से कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है कि कई हफ्तों तक, महीनों तक ये जो है बातचीत चलती रहेगी इस पर। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। रांची के मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला आखिरकार ले लिया है। छात्रों ने
सीबीआई जांच कराने के लिए सरकार को 2 महीनों का अल्टीमेटम यहां पर दिया है। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार ने 60 दिनों में सीबीआई जांच पर फैसला नहीं लिया तो वो अपना आंदोलन दोबारा शुरू कर देंगे। फिलहाल लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मुंडा स्टेडियम में लगे जो टेंट हैं अब वो हटाए जा रहे हैं और छात्रों ने अपना जो आंदोलन था उसको स्थगित करने का फैसला ले लिया है। तो सीबीआई जांच के अलावा अगर बाकी की मांगों की बात करें तो वो सरकार ने मान ली थी और अब छात्र इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। इस आंदोलन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने वाले तमाम आम आवाम को, तमाम सामाजिक लोगों को, तमाम न्याय पसंद लोगों को, जिन्होंने इस आंदोलन को, हम तमाम छात्रों को जो है सो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया कि हमारे छात्रों का आंदोलन को तेज बनाने में आप लोगों का सहयोग जो रहा, इसके लिए हम जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार करता हूँ। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड समेत झारखंड के तमाम राजनीतिक पार्टियों को, तमाम राजनीतिक नेताओं को, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, फिर चाहे वो विपक्ष के हो। सत्ता पक्ष के भी लोग ने अपनी भूमिका अपने स्तर से निभाया, विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने भी अपनी भूमिका अपने स्तर से निभाया। विपक्ष में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह छात्रों को इस आंदोलन में जो है सो विपक्ष की भूमिका जो होता है उसका जिस तरह डेफिनेशन देने का काम किए हैं, हम तमाम छात्र विपक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम तमाम छात्र देखें कि जिस तरह जो है सो एक दिन माहौल जिस तरह बन गया कि जो है सो यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, उस वक्त जिस तरह जो है सो विपक्ष हमारे साथ रात में आकर खड़ा हुए, इसके लिए हम विपक्ष के पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी से जितने भी विपक्ष के पार्टी है, हम तमाम पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल आपने विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए एक लोकतांत्रिक राज्य में आपने निभाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सत्ता पक्ष के तमाम पार्टियों को, फिर चाहे वो जेएमएम हो, फिर चाहे वो राजद हो, फिर चाहे वो माले हो, कांग्रेस हो, आप तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने भी अपने स्तर से आपको जो लगा, अपने नैतिक समर्थन हम सभी छात्रों के दिए, इसके लिए हम तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अंततः हम धन्यवाद तमाम छात्रों को भी फिर से देना चाहेंगे कि दोस्त आपने अगर अपनी एकजुटता, अपनी साहस, अपनी ताकत को नहीं दिखाते तो जो है सत्ता पक्ष या झारखंड सरकार अपनी आपकी आवाज़ों को इतनी अच्छे तरीके से नहीं रख पाते। आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष के आगे सत्ता को, आपके संघर्ष को मानना पड़ा। हम तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बिल्कुल इस आंदोलन में रीढ़ की हड्डी के जैसा काम करने वाले, हम सभी को मार्गदर्शक देने वाले हमारे मार्गदर्शक मंडली के तमाम शिक्षक, फिर चाहे हमारे साथ बैठे आदरणीय कुणाल सर जी हो, जिन्होंने पिछले 2 साल से इस जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई, इस पेपर लीक की लड़ाई, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई, इस गलत सिस्टम की लड़ाई जो सो रीढ़ की हड्डी के जैसा लड़ने का काम किए हैं। हम तमाम छात्रों के साथ जो सो अपनी आवाज को बुलंद करने के काम किए हैं। हम आदरणीय कुणाल सर जी को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जेएसएससी सीजीएल के पीआईएल कर्ता आदरणीय प्रकाश सर जी को, जिन्होंने इस लड़ाई में बुनियाद और बीज बोने का काम। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने यह तय किया कि हम जो सो सरकार को 2 महीना का समय देते हैं और 2 महीना तक इस आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। याद रखें, आंदोलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। और इस 2 महीना में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी डिमांड है उस डिमांड को 100% 100% फुलफिल कीजिए। इस परीक्षा माफिया झारखंड में जितने भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षाओं में जो भी परीक्षा माफिया है, जो भी सरगना है, उसका पर्दाफाश कीजिए। जो भी एग्जाम अभी तक आप रद्द नहीं किए हैं उन तमाम एग्जाम को रद्द कीजिए। अगर 2 महीना में हम लोग को ऐसा लगे कि सरकार की जो सो मंशा छात्रों के साथ नहीं है तो मैं एक क्लियर
और साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि 2 महीना के बाद ये आंदोलन फिर से शुरुआत होगी और जितनी ताकत के साथ इस आंदोलन को आज हम लोग लड़ रहे हैं उससे कई गुना ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। तो आप छात्र नेता रविंद्र पासवान को यहाँ पर सुन रहे थे, जो लगातार इस आंदोलन को एक तरह से नेतृत्व उसका कर रहे थे और 25 जुलाई से यह आंदोलन शुरू हुआ था। हमारे सहयोगी सोमू आनंद लगातार रांची में मौजूद हैं। सोमू, छात्रों की एक बड़ी जीत हुई है, लगभग सभी मांगे यहाँ पर उनकी मांग ली गई और अब जब वो स्थगित कर रहे हैं तब भी एक चेतावनी कहीं ना कहीं दे रहे हैं, क्योंकि 2 महीनों का अल्टीमेटम है यहाँ पर सरकार को। बिल्कुल, देखिए सबसे अधिक दबाव इन छात्रों की तरफ से यही था कि सीबीआई की जांच हो और उसके बिना वो नहीं हटेंगे, लेकिन फिर लगातार सरकार की तरफ से बातचीत की गई, इन्हें भरोसा दिया गया कि सीआईडी इस बार बहुत पारदर्शी तरीके से, फेयर तरीके से, जिस तरह की जांच ये लोग चाहते हैं उस तरह की जांच करेगी और इसीलिए इन्होंने इसी उम्मीद पर और इस पर भरोसा करते हुए सरकार की तरफ से 2 महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित किया है और अभी भी ये चेतावनी दी है कि अगर 2 महीने में इनको ये दिखेगा कि सरकार की मंशा इनके पक्ष में फैसला करने की नहीं है, यानी कि सीआईडी की पहले जो जांच रही है जिसपे कई तरह के सवाल उठे हैं और इसीलिए इस बार ये आंदोलन इतना तेज हुआ, अगर उसी तरह का रवैया सीआईडी का रहता है और सरकार का रहता है तो ये आंदोलन 2 महीने के बाद फिर से शुरू होगा और इसी चेतावनी के साथ आज अपना ये आंदोलन यहाँ तो जरूर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए कर रहे हैं कि हम समाप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मांग इनकी जो है वो सीबीआई जांच की ही थी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि कुछ और भर्ती परीक्षाएं हैं जो हुई हैं जिनको रद्द करने की मांग इन्होंने की थी, लेकिन वो परीक्षाएं रद्द नहीं की गई हैं, इसलिए सरकार को उन परीक्षाओं को भी रद्द करना चाहिए। तो ये कुछ मांगे हैं इन्होंने अभी भी दोहराई हैं और इसके बाद ये फिलहाल जरूर यहाँ से हट रहे हैं, लेकिन ये बार बार ये कहते हुए हट रहे हैं कि 2 महीने के बाद जबकि सीआईडी जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट किस तरह से आती है, कौन कौन लोग उसमें पाए जाते हैं दोषी और उसका पूरा रवैया कैसा रहता है, जांच रिपोर्ट जो इनके साथ साझा होती है उसके आधार पर यह फैसला करेंगे कि क्या इस आंदोलन को फिर से बढ़ाना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज जरूर यहाँ से ये लोग हट रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए हट रहे हैं कि सरकार और सीआईडी पर दबाव बना रहेगा। जी बिल्कुल सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया, लौटेंगे आपके पास। तो रांची में तो फिलहाल कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये आंदोलन अब एक सफलता छात्रों की हुई है और अब इसमें ये आगे बढ़ रहे हैं और अब आगे बढ़ेंगे। रांची में तो छात्रों का आंदोलन अब स्थगित हो गया, एक तरह से खत्म हो गया कहा जा सकता है। तो अब बिहार की राजधानी पटना में आज आंदोलन का दिन रहा। एक तरफ छात्र तो दूसरी तरफ आरजेडी ने जुलाई में नीट पेपर लीक के मामले में हुई फायरिंग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। छात्रों के विरोध मार्च में आरजेडी भी शामिल हुई और मार्च में शामिल तेजस्वी यादव को हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। जब सुबह इस मार्च की शुरुआत हुई थी तब भीड़ कम थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हैं उसके बाद भारी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर पहुंचने लगे और उसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा। छात्रों ने AK-47 के विरोध में यहां पर मार्च निकाला था। सीवान में जो 25 जुलाई को AK-47 का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर नाराजगी थी उनकी। तेजस्वी यादव बोले कि आखिर किसके आदेश पर ये गोली चली है, छात्रों के अधिकारों के लिए हम लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इस तरह से ये आंदोलन जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आया। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आज पटना में कितना बड़ा ये मार्च होता हुआ नजर आया। छात्रों के साथ साथ आरजेडी भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। अगर पेपर लीक को रोकने में अगर ये सत्ता और पुलिस प्रशासन लगाती तो शायद आज हमें सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च में आरजेडी कार्यकर्ता और छात्र तिरंगा लेकर उतर गए। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि आरजेडी कार्यकर्ता कितने हैं और छात्रों की संख्या कितनी है। मार्च में तेजस्वी यादव शामिल हुए तो कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया, लेकिन कुछ दूर पैदल चलने के बाद पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता जाग चुकी है, सड़कों पर है, सरकार को जो है झुकना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आरजेडी ने ऐलान किया कि वो छात्रों के साथ हैं और उनके हक की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मार्च के लिए आए हैं, जो निरंकुश सरकार है इस पे अंकुश लगे, इसके लिए हम लोग आए हैं। छात्र की न्याय के लिए आए हैं, जो छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज हो रहा है उस पर आए हैं। 25 जुलाई को सिवान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने AK-47 से फायरिंग की थी। विरोध इसी बात का है कि क्या छात्रों पर AK-47 तानना जायज था।
तो छात्रों के समर्थन में आरजेडी ने भी मार्च किया, लेकिन पटना की सड़कों पर आज छात्र अलग अंदाज में नजर आए। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी, लेकिन ये राइफल थोड़ी अलग थी। पच्चीस जुलाई की इस तस्वीर को याद कीजिए, जब सिवान के जेपी चौक के पास छात्रों पर पुलिस ने AK-47 से फायरिंग की थी। पटना में इसी छात्र दमन के खिलाफ छात्रों ने हल्ला बोल दिया और नकली AK-47 लेकर सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शन के दौरान कई जगह छात्र और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। मार्च के रास्ते पर पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की, जिसे छात्रों ने भेदने की कोशिश की। हालात जब नियंत्रण से बाहर होने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में छात्रों को हिरासत में लिया गया। आरजेडी नेता मीसा भारती भी पार्टी के मार्च में शामिल हुए और छात्रों पर AK-47 से हुई फायरिंग पर अहम जानकारी शेयर की। आज सुना कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने यह माना कि हाँ AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, तो जज साहब को यह पूछना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार के वकील थे कि AK-47 लेके प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी। तो हैरानी है कि आज के मार्च से ठीक एक दिन पहले यानी 18 अगस्त को सरकार ने सिवान के SP और DM का तबादला कर दिया ताकि विरोध को रोका जा सके। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ सिवान में प्रदर्शन हुआ था। 25 जुलाई को ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था। AK-47 राइफल से वहां पर फायरिंग तक की गई। गोलीबारी और हिंसा में 3 छात्र घायल हो गए। फायरिंग करने वाला कांस्टेबल निलंबित भी कर दिया गया। कल सिवान के SP पूरन कुमार झा का तबादला हुआ। कल DM विवेक रंजन मैत्रेय का भी तबादला कर दिया गया। आरजेडी इस तबादले से संतुष्ट नहीं है। उच्च अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने की मांग यहां पर आरजेडी की तरफ से उठाई गई है और साथ ही मामले की न्यायिक जांच कराने की भी मांग इस मामले में उठाई गई। तो जो लोग आज डमी AK-47 के साथ पहुंचे, उन्होंने NDTV से बातचीत में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। विरोध प्रदर्शन करने का क्या तरीका है? जो स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था सिवान में, तो उस पर लाठी चार्ज और AK-47 चलाया जाता है प्रशासन के थ्रू। तो हम प्रशासन को, बिहार सरकार को इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि AK-47 बॉर्डर पे चलाया जाता है, ना कि स्टूडेंट पे चलाया जाता है। ये बताइए, ये AK-47 लेकर आए हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में हम तो ये सिर्फ नाट्य उत्पादन के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से सिवान में छात्र पे अत्याचार हुआ था, ताकि आगे वाले समय में ऐसा छात्र पे ना हो। AK-47 से जिन छात्रों को चोट लगा वो हाँ, एक सिवान में जो घटना हुआ है दिन आप सब ने देखे हैं। हम सब छात्र जो है शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दरमियान में सरकार ने AK-47 से गोलियां चलाया है। ये देखिए, ये यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है जिस तरीके से सिवान में AK-47 पुलिस के द्वारा चलाया गया था स्टूडेंट्स पे, जो स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी फिर से सुर्खियों में आ गई है। बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। आजम खान के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। रामपुर में कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई होती हुई नजर आई है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल को लेकर दर्ज जो मामला था, उस मामले में ईडी एक्शन ले रही है। आजम खान के खिलाफ दर्ज करीब कई दर्जन मामलों की लिस्ट ईडी से साथ शेयर की गई थी। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज जो हैं उन पर अब यहाँ पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट रेड कर रहा है। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में ईडी की ये रेड चल रही है। 6 गाड़ियों में ईडी के 15 अफसर और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की निगरानी में ईडी ने छापा मारा। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के रामपुर से लेकर सहारनपुर और दिल्ली तक 10 ठिकानों पर छापे मारे गए। बताया गया है कि ये तमाम मामले जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। आजम खान पर यूनिवर्सिटी निर्माण में ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप है, लिहाजा आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। ये कार्रवाई PMLA के तहत की गई। आजम खान के वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। आजम खान के वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है और संदिग्ध फंडिंग की भी जांच हो रही है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक आजम खान के मंत्री रहते सरकारी ठेकों से मिले फंड को निजी ठेकेदारों के माध्यम से कथित तौर पर डायवर्ट किया और इस फंड का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी निर्माण में किया। तो आइए अब आपको बताते चले कि आजम खान के किन किन ठिकानों पर ईडी का एक्शन हुआ है। रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर यह छापा पड़ा है। रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में ये रेड हुई है। सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता के 2 ठिकानों पर छापे पड़े। रामपुर के A&S एंटरप्राइजेस जो है वहां पर भी ईडी की रेड हुई है। और अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जौहर एसोसिएट्स के पार्टनर सैयद खालिद के यहाँ पर छापा मारा गया। रामपुर में CK एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर छापेमारी हुई है। CK एसोसिएट्स के डायरेक्टर पवन कुमार से पूछताछ भी ईडी ने की है। और रामपुर में शाहीन खान नाम के शख्स के यहाँ पर छापा पड़ा है। तो आजम खान पर ईडी की जो कार्रवाई है उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अच्छा खासा नाराज नजर आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स करती है, उसके पास कुछ भी देने के लिए खुद नहीं है। जैसे ही सरकारों में आती है वैसे पुरानी सरकारों के खिलाफ वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 11 साल से कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के पट्टियों पे नया पट्टा चला के उस पे भाजपा का नाम लिख देना, रामपुर में जाके आजम खान को परेशान करना, अखिलेश जी की योजनाओं को बर्बाद करना, आजम खान को प्रताड़ित करने के लिए, आजम खान को कमजोर करने के लिए और पूरे सिस्टम को कमजोर करने के लिए किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के CNG पंप पर एक ट्रक में ब्लास्ट हुआ है। दमकल विभाग के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट ये हो सकता है। टीकरी कला मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ है। तो दमकल विभाग को 3:37 पर फायर विभाग की कॉल मिली थी और 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस घटना में 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक CNG पंप पर एक ट्रक में धमाका हुआ है। दमकल विभाग के मुताबिक ये सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये CNG पंप था तो यहाँ पर CNG भरवाने आए होंगे और उसकी वजह से यहाँ पर धमाका हो सकता है। टीकरी कला मेट्रो स्टेशन है जिसके पास में ये ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल 6 लोगों के घायल होने की इसमें खबर आई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दमकल विभाग को समय रहते सूचना दे दी गई थी और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक की मौत यहाँ पर हो गई है और 6 लोग इसमें घायल हैं। तो CNG पंप है जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल जो आशंका जाहिर की गई है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि CNG पंप था, यहाँ पर CNG डलवाने आए होंगे गाड़ियां और वहीं पर सिलेंडर में ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक व्यक्ति की यहाँ पर जान चली गई है, 6 लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो करीब 3:37 पर फायर डिपार्टमेंट के पास ये कॉल आई थी कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है। दमकल विभाग की 7 गाड़ियों को फौरन मौके पर पहुंचाया गया है। स्थिति को काबू में करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इस हादसे में ये दुखद खबर सामने आई है कि एक व्यक्ति की जान इसमें चली गई है और कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि ब्लास्ट होने की वजह क्या रही है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है या जो शुरुआत में देखने पर लग रहा है प्रथम दृष्टया, उसमें ये लग रहा है कि ये सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होगा जिसके चलते ये बड़ा धमाका हुआ है। टीकरी कला मेट्रो स्टेशन है जिसके पास ये ब्लास्ट हुआ है। तो 4 कलाम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। NDTV यानी भारत का विश्वास।